तो सभी साथियों का स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन कोर्स जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है शुभम माइंड चेंजर एंड शुभम माइंड चेंजर की जो टीम है उसकी ओर से। तो इस ऑनलाइन कोर्स में हम आपको कंप्लीट उत्तराखंड, कंप्लीट हिंदी, कंप्लीट रीजनिंग, जीएस, जीके जितने भी आपके टॉपिक्स होते हैं उत्तराखंड यूएसपी के पीएससी और आपका यूपी प्लस प्लस जितने अन्य और एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसियाँ हैं उन सभी का जो सिलेबस होता है वो आपको यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा 4 से 5 क्लास उत्तराखंड की, 4 से 5 क्लास आप हिंदी की ज़रूर देखें ताकि आपको याद करने में और आपको ये चीज़ महसूस हो सके कि किस कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। एक चीज़ मैं आपसे और रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी आपके भाई बंधु चाहते हैं उत्तराखंड का कंप्लीट कोर्स लेना वो भी बिल्कुल फ्री में, तो प्लीज़ इस चैनल से उन्हें जोड़िए, इस कोर्स से उन्हें जोड़िए। एक व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया गया है और ग्रुप में अगर जुड़ना है तो आप मुझे मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, नंबर आप सभी के सामने है। देखिए, अगर मैं बात करूँ इस ऑनलाइन कोर्स की तो जितने भी आगामी एग्ज़ाम होंगे उन सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा और बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों में और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूँ कि आपको बेहतर कंटेंट और बेहतर अच्छी अच्छी किताबों के साथ और एक सटीक जानकारी आपको देने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करूँगा कि 4 से 5 वीडियो ज़रूर देखें और एक रजिस्टर ले ले उत्तराखंड के लिए। मैंने आपको बताया था उत्तराखंड की क्लास में भी और एक आज मैं बता दूं हिंदी क्लास में भी कि एक रजिस्टर मोटा सा आप ले लें हिंदी के लिए, क्योंकि मैं बात करूं तो जितनी भी किताबें हैं या जितना भी अदर सोर्सेज होते हैं पढ़ने के, तो उनकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब भी एग्ज़ाम में जा रहे हो तो प्लीज़ एक बार इस रजिस्टर को आप ज़रूर देख लें, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ कराया जाएगा, टोटल कंप्लीट हिंदी। बाकी सपोर्ट आपको करना है। आपको अगर लगता है कि कंटेंट अच्छा कंटेंट आपको दिया जाए तो प्लीज़ कंटेंट के लिए शेयर भी करें। तो चलिए बिना इसको कराए आज की पहली क्लास और पहला टॉपिक ये कह सकते हैं कि चैप्टर का पहला जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा, हिंदी भाषा का उद्भव कैसे हुआ और विकास किस प्रकार से हुआ, इस बारे में हम इस वीडियो में ये कह सकते हैं कि इस क्लास में हम देखने वाले हैं। देखिए, अगर बात करी जाए हिंदी की तो करीब करीब 3000 भाषा है पूरे विश्व में, जिनकी एक छोटी सी भाषा कह सकते हैं या कह सकते हैं कि पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है, आपकी हिंदी भाषा है। और बात की जाए अगर संविधान में तो आपका 22 भाषाओं में से एक भाषा है जिन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, उसमें आपका हिंदी का भी नंबर की अगर मैं बात करूं तो क्रमांक संविधान में 4th है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि भारतीय संविधान में हिंदी को किस क्रम में रखा गया है, तो सबसे जो नंबर 4 है वो रखा गया है आपका हिंदी भाषा के लिए। नेक्स्ट, आकृति कैसी है, कई बार क्वेश्चन बना है, तो वियोगात्मक और विश्लिष्ट, यानी मैं अगर बात करूं तो वियोगात्मक कई भाषाओं को जोड़कर इसे बनाया गया है, जिसमें त्रुटियां हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रखने की कोशिश की गई है। इसलिए अगर मैं बात करूं अपने हिंदी शब्दकोश की तो और अन्य शब्दकोशों से जो सबसे ज़्यादा बेहतर शब्दकोश मैं मानता हूं त्रुटिपूर्ण, वो आपका हिंदी का शब्दकोश है, ये आपको ध्यान देना। हिंदी अगर मैं बात करूं किस भाषा परिवार की, तो जो हिंदी का जो परिवार अगर देखने की मैं बात करूं तो जो भारोपीय भौरोपीय परिवार है। कौन सा परिवार है? भौरोपीय। और विश्व में मैं अगर बात करूं तो 13 परिवार है। 13 परिवार की लगभग 3000 भाषाओं में से हिंदी भाषा एक है। और कौन से परिवार की है? भारोपीय या भौरोपीय परिवार की भाषा है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में अगर मैं बात करूं तो अमूमन 4 यहाँ पर भाषा परिवार मिलते हैं। भाषा परिवार आप समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए एक भौरोपीय परिवार है और भौरोपीय परिवार की जो भाषा होगी वो हिंदी की जैसी होगी, ठीक है ना, क्योंकि आपने पता है ना कि भाई बहनों में गुण मोस्टली समान होते हैं। तो इस प्रकार जो भौरोपीय परिवार की भाषा होगी उन्हें हम आसानी से समझ सकते हैं या जो लिखी गई है उसे हम आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपसे नॉर्मली कहूँ कि पहचान क्या होगी, तो आसानी से आप उसे पढ़ सकते हो या आसानी से आप उसे लिख सकते हो, ये इसकी आपकी पहचान रहने वाली है। तो सबसे बड़ा परिवार भौरोपीय परिवार अराउंड 73% या कह सकते हैं कि भारत की जो भाषाएँ हैं या जो विश्व की जो भाषाएँ हैं लगभग 73% भाषाएँ भौरोपीय परिवार की हुए, ये आपको ध्यान रखना। दूसरा द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं वो दक्षिण भारत के क्षेत्र जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, ये आपके सभी द्रविड़ भाषा परिवार से हैं। 25% यहाँ पर योगदान है भाषाओं में किस परिवार का? द्रविड़ परिवार का।
ये जो आपका विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत से जो ऊपर की भाषाएं हैं उन्हें आप ध्यान रख सकते हैं कि वो आपकी किसी भौरोपीय परिवार के, दक्षिण में किस प्रकार के, द्रविड़ परिवार की, थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भौरोपीय परिवार से अगर क्वेश्चन आ जाए कि वहाँ पर भौरोपीय ना दिया हो तो क्या दे सकता है, भारतीय ईरानी परिवार की भाषा भी ऑप्शन में आ सकता है कि हिंदी किस भाषा परिवार की है, तो भारतीय ईरानी परिवार की भाषा भी हम कहते हैं, क्योंकि आपसे वो बताया कि ईरानी जो लोग थे उन्होंने ही कहीं ना कहीं हिंदी भाषा के जन्म के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट है आपका, अगर मैं बात करूं भारतीय भाषा को तो उसे लगभग 3 से 4 में बांटा गया। जैसे आपको मान लीजिए प्राचीन भाषा, मध्य और आधुनिक, इस तरीके से। तो जो प्राचीन जो भारतीय भाषा है उसे आर्य भाषा का नाम दिया गया है। किसका नाम दिया गया है, आर्य भाषा। थोड़ा सा यहाँ पर अब थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही, क्योंकि जो PDF बनाई गई है ये मैंने फ़ोन से बनाई है। नेक्स्ट जो PDF मैंने जो अभी आपके पास क्लास आएगी वो मैंने प्रिंट आउट से बना के, तो काफ़ी अच्छा वहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा। तो थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे कि किस प्रकार का लिखा हुआ है या किस प्रकार के माध्यम से पढ़ा रहे हैं, बस आप ध्यान से सुने क्लास को, क्योंकि ये क्लास से क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो हम बात करें प्राचीन आर्य भाषा की। देखिए आर्य भाषा की मैं अगर बात करूं तो प्राचीन जो हिंदी का रूप हमें देखने को मिला वो आपका वैदिक संस्कृत के रूप में देखने को मिलता है। वैदिक संस्कृत जिसमें वेद लिखे गए। अब वैदिक संस्कृत का कुछ दिनों बाद, यानी कि मैं बात करूं टाइम पीरियड 1500 से 1000 ईसा पूर्व, तो आपकी वैदिक संस्कृत रही जिसमें वेद लिखे गए। लेकिन वेदों को पढ़ने के लिए लौकिक संस्कृत बनाई गई। क्या बनाई गई, लौकिक संस्कृत। एक प्रकार से कह सकते हैं कि वैदिक संस्कृत का ही बिगड़ा हुआ रूप क्या था, लौकिक संस्कृत था, जिसका उद्भव हमें रामायण काल यानी कि त्रेता युग में देखने को मिलता है, लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, छदांग भाषा, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि छदांग भाषा किसे कहते हैं। तो छदांग भाषा, तो हम बात कर रहे थे छदांग भाषा। क्वेश्चन लास्ट टाइम आया कि छदांग भाषा किसे कहते हैं। तो छदांग भाषा या वैदिक भाषा या वेद की भाषा आपकी वैदिक संस्कृत को कहते हैं, जिसमें वेद लिखे आचार्य द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्राचीन जो भारतीय भाषा है वैदिक संस्कृत, और उसका बिगड़ा हुआ रूप कह सकते हैं कि लौकिक संस्कृत। चलिए मध्यकालीन भाषाओं के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मध्यकालीन भाषाओं में देखिए ये थोड़ा सा एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि भाषाओं को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। भाषाओं को बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम अपनी जो हमारी भाषा है उसे बहुत अच्छी तरीके से दूसरे के पास संप्रेषित कर सके, दूसरे को समझा सके, इसलिए भाषा को बदलना पड़ा। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं क्या दधी, तो दही बोलना स्टार्ट कर दिया ना, क्योंकि हमें क्या है कि हमें थोड़ा सा सामने वाले को समझाना और आसानी से जिस भाषा का प्रयोग किया जा सके, इस प्रकार रूप बदलता चला गया और नई नई भाषाएं सामने आती चली गई। तो मध्यकालीन की हम बात कर रहे हैं। मध्यकालीन में 4 भाषाएं आपको देखने मिलेगी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और अवहट। पाली की अगर मैं बात करूं तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी से 500 ईस्वी प्राकृत, 500 से 1000 ईस्वी अपभ्रंश और 900 से 1100 ईस्वी अवहट। इस प्रकार यहाँ पर हमें रूप देखने को मिलेगा बदलता हुआ। वहीं अगर क्वेश्चन बन सकता है कि पाली भाषा को किस नाम से जानते हैं। देखिए प्रथम देश भाषा। अब आप कहोगे कि सर प्रथम देश भाषा कैसे। देखिए जो इससे पहले हमने आपकी पढ़ी वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो जो वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृति उन्हें आर्य लोग बाहर से लेकर आए थे, हमारे यहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं की गई, तो इसलिए इसे क्या कहा गया है, प्रथम देश भाषा। देश में जन्मी पहली भाषा कौन सी है, पाली भाषा। प्राकृत भाषा की मैं अगर बात करूं तो इसे साहित्यिक भाषा कहा गया, क्योंकि प्राकृत भाषा में साहित्य की शुरुआत हमें देखने को मिलती है। हालांकि अगर मैं बात करूं संस्कृत में साहित्य की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन जो अपनी देश भाषा के रूप में अगर मैं बात करूं तो पहले जो साहित्य लिखा गया वो प्राकृत भाषा में लिखा गया। ये आपको ध्यान रखना है। वहीं जैन ने इसकी यूज़ की थी और बौद्ध ने, वो आपसे भी जानते हैं। नेक्स्ट है अवहट। अवहट को क्या कहा गया, संक्रमणकालीन भाषा कहा गया। संक्रमणकालीन समझते हो, वह भाषा जो 2 भाषाओं को आपस में जोड़ के रखे। जैसे मान लीजिए अपभ्रंश और हिंदी और अपभ्रंश को
जोड़ने वाली भाषा कौन सी होगी? आपकी अवहट भाषा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आधुनिक भाषा। देखिए मध्यकालीन हमने पढ़ ली, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अपभ्रट। अब आधुनिक भाषा की मैं अगर बात करूं तो प्राचीन हिंदी और वर्तमान हिंदी, प्राचीन हिंदी और वर्तमान हिंदी, यहाँ पर आप दो भागों में से डिवाइड कर सकते हैं। 1100 लेके 1400 तक आपका प्राचीन और 1400 से 1800 तक मध्यकालीन, और जब आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कार्यकाल शुरू हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपकी आधुनिक हिंदी, जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये आपकी कौन सी हिंदी है? आधुनिक हिंदी है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्रम कई बार पूछ लिया गया है कि भाषा का क्रम बताइए, तो भाषा क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और आपकी हिंदी, इन्हें आप छोटे भागों में भी तोड़ सकते हैं। संस्कृत के दो भाग कर लीजिए, वैदिक संस्कृत, अलौकिक लौकिक संस्कृत। वहीं पर अगर अब आपका हिंदी के दो भाग कर लीजिए, प्राचीन हिंदी, वर्तमान हिंदी। दो क्वेश्चन और बन जाते हैं, आदि जननी और हिंदी की जननी। देखिए मैं अगर बात करूं हिंदी की जननी यानी कि माँ, तो कौन होगी? अपभ्रंश। और वहीं पर अगर आदि जननी यानी दादी माँ की अगर उपाधि दी गई है, वो आपकी दी गई है संस्कृत को, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं पाली भाषा, देखिए अब अगर मैं बात करूं भाषाओं की, तो कुछ भाषाएं रही और कुछ इनकी छुटपुट बोलियां रही, यानी कि बोलियों से मिलकर क्या बनी है? आपकी एक बड़ी भाषा बनी है। एक भाषा के अंतर्गत कई बोलियां आती हैं। अभी लास्ट टाइम वीडियो के एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा से बनकर बोली बनी है, इस प्रकार से क्वेश्चन करके बना था। तो आपको ध्यान देना है, एक बड़ी भाषा में कई बोलियां होती हैं, और कई बोलियों में अगर मैं बात करूं अन्य उपबोलियां होती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाली भाषा की बोलियां, तो पाली भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं या कितनी बोलियां हैं? देखिए पूरा ही बता देता हूँ आपको। सबसे पहले होता है भाषा, उसके बाद होती है उपभाषा, और उपभाषाओं में क्या होती है? आपकी बोलियां होती है। तो अगर हम बात करें पाली में कितनी उपबोलियां हैं या कितनी उपभाषाएं हैं, ये आपकी तीन। कौन कौन सी? सबसे पहले पूर्वी हिंदी, आपका पश्चिमी हिंदी, आपका मध्य हिंदी और आपका दक्षिण हिंदी। तो चार उपभाषाएं हैं किस भाषा में? पाली भाषा में। बहुत ध्यान से समझना, देखिए बोलियां लिखी हुई हैं, तो बोलियां भी आ सकता है और आपकी उपभाषाएं भी आ सकता है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर पाली की बोलियां पूछ ली जाए या उपभाषाएं पूछ ली जाए तो क्या होती है? चार होती है, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, मध्य हिंदी और आपका दक्षिणी हिंदी। वहीं अगर दूसरे नंबर पर मैं अगर बात करूँ प्राकृत की, तो आपकी 6 होती है, सूरसेनी, पैसाची, बचंड, मगधी, अर्धमगधी और आपकी महाराष्ट्री, ये आपकी 6 होती है। चलिए थोड़ा डिटेल वाइज पढ़ लेते हैं प्राकृत वाले को कि किन किन से मिलकर बनी है। तो प्राकृत और आपका अपभ्रंश, देखिए प्राकृत मैंने आपको बताया, प्राकृत में कितनी होती है? आपकी 6 होती है, और पाली में कितनी होती है? आपकी कितनी होती है? 4 होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपभ्रंश के पास। देखिए अपभ्रंश में अगर मैं बात करूं कितनी उपभाषाएं होती हैं, तो कितनी? 6 होती है। कौन कौन सी? थोड़ा देख लेंगे। सबसे पहले सूरसेनी, दूसरे नंबर पे मागधी, तीसरे नंबर पे अग्धमागधी, चौथे नंबर पे खस, पांचवे पे प्रचंड और छठे पे महाराष्ट्री। देखो थोड़ा ध्यान रखेंगे, ये जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, हिंदी भाषा का विकास और उद्भव, ये चैप्टर जितने भी कोचिंग संस्थान होते हैं या तो उनमें पढ़ाया ही नहीं जाता, या जब पढ़ाते हैं ना तो उसे लास्ट में पढ़ाते हैं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। लेकिन हर टॉपिक को टॉपिक वाइज ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि हिंदी में उपभाषा क्या होती है, भाषा क्या होती है, तो आप वर्णमाला को या संधि को कैसे पढ़ लोगे? तो हर चीज़ को आपको डिटेल वाइज और स्टेप बाय स्टेप ही आपको बताया जाएगा। चलिए तो सूरसेनी की हम बात कर रहे हैं। सूरसेनी की अगर बात करें, देखिए सबसे पहले भाषा, तो कौन सी? अपभ्रंश। भाषा कौन सी? अपभ्रंश। कितनी उपभाषाएं हैं? आपकी 6 उपभाषाएं हैं।
प्रत्येक उपभाषाओं में कौन कौन सी बोली आती है, ये और देख लो। चलिए, सबसे पहले सुरसेनी, जितनी भी पश्चिमी भारत में या पश्चिमी हिंदी क्षेत्र में आपकी बोलियां आती हैं वो सभी किसकी है, सुरसेनी की। गुजराती हुई, राजस्थानी हुई, किस भाषा परिवार की है या किस उपभाषा परिवार की है, तो सुरसेनी उपभाषा परिवार की है, ये आपको ध्यान रखना है। मागधी, बांग्ला, बिहारी, असमिया और उड़िया, इसे ओडिया भी कहा गया है 2010 से, ये आपको ध्यान रखना। वहीं अगर मागधी की मैं बात करूं तो पूर्वी हिंदी, अवधी, जिसमें आपकी आती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। खस की मैं अगर बात करूं तो खस उपभाषा में पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली बोली आती है। वहीं प्रचंड में आपकी सिंधी और आपकी पंजाबी आती है, और वहीं महाराष्ट्री में आपकी कौन सी आती है, मराठी आती है। तो इस प्रकार उपभाषाओं से विभिन्न बोलियां बनी हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन नोट करके लिखेंगे कि सभी अपभ्रंश के भेद, जितने हमने अपभ्रंश के 6 भेद पढ़े हैं ना, सभी अपभ्रंश के भेद प्राकृत के भेद हैं, यानी कि जो प्राकृत में भेद लिखे गए हैं वही किस में है, अपभ्रंश में है, केवल खस को छोड़कर। किसको छोड़कर, खस को छोड़कर, क्योंकि खस आपका प्राकृत भाषा का में नहीं है जबकि अपभ्रंश में है, ये आपको ध्यान रखना है। अवहट, अवहट को आपको पता है कि क्या संक्रमण कालीन भाषा कहा गया है। क्या कहा गया, संक्रमण कालीन भाषा, क्योंकि हिंदी और आपका जो अपभ्रंश है उसमें कौन सी जोड़ के रखती है, आपकी अवहट। अगर मैं बात करूं अवहट के लिए सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग किया, ये आपके एक लेखक हैं ज्योति ईश्वरा। कौन से, ज्योतिश्वरा ठाकुर करके हैं, जिन्होंने वर्ण रत्नकार नामक एक ग्रंथ लिखा है जिसमें अवहट भाषा के बारे में सबसे पहले जानकारी दी है। देखिए, मैं आपको बहुत ज़्यादा क्लियरली समझा रहा हूँ एक छोटे छोटे पॉइंट को, ताकि ये जो टॉपिक है, ये जो चैप्टर है आपका, ये आपका स्ट्रोंग हो जाए। समझ रहे हो। चलिए, अब बात करेंगे हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई। देखिए, सभी जानते हैं कि जो आपके जो ईरानी लोग थे वो सिंधु को हिंदू कहते थे, और सिंधी को हम क्या कहने लगे, में हिंदी कहने लगे। जैसे मान लीजिए ये क्या करते थे, जो सै था, सै को बोलते थे है। क्या बोलते थे, सै को है, और दै को क्या बोलते थे, आपका दै। तो यहाँ से बनी सिंध क्षेत्र। तो सिंध क्षेत्र से क्या बन जाएगा, हिंद क्षेत्र, और सिंधी से क्या बन जाएगी, आपकी हिंदी। इस प्रकार हिंदी बनी। और हिंदी किस भाषा का शब्द है, हिंदी आपकी फारसी भाषा का शब्द है, कई बार आया है। वहीं अगर मैं बात करूं हिंदी शब्द के लिए जो अर्थ होगा, वो इतिहासकारों ने क्या लगाया है, हिंद देश के निवासी। क्या लगाया है, हिंद देश के निवासी लगाया है हिंदी शब्द का अर्थ। क्योंकि जो ईरानी लोग हुआ करते थे व्यापार के लिए यहाँ पर आते थे, और ये क्या कहते थे कि हम किस देश जा रहे हैं, हम इस सिंधु को पार करके सिंध क्षेत्र में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, सिंध क्षेत्र में। और नदी पार करेंगे तो सिंधी से क्या बन गया उनका, हिंदी। तो हम किस क्षेत्र में जा रहे हैं, हिंद देश में जा रहे हैं, या हिंदी वहाँ पर बोली जाती है, वहाँ पर हम जा रहे हैं। नहीं, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि आधुनिक जो आर्य भाषा है जिसे हम वर्तमान में बोलते हैं हिंदी, इसका प्रथम वर्गीकरण किस के द्वारा किया गया, तो हर्ने करके एक इतिहासकार है, 1880 में हर्ने ने क्या किया था, प्रथम बार आधुनिक हिंदी भाषा का विकास के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी, या कह सकते हैं कि प्रथम बार वर्गीकरण किया था। चलिए, कुछ और अन्य अपभ्रंश संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं कि सबसे पहले विद्वानों ने संधि कालीन भाषा कहा किसे, अपभ्रंश को, या किसे कहा, अपहट को। अपहट भी आता है, ध्यान रखना, अपहट भी और आपका अपभ्रंश भी। नेक्स्ट आपका हिंदी व सहयोगी भाषा की जननी। जो आपकी अपभ्रंश है इसे क्या कहा गया है, हिंदी, और उसकी जो अन्य सहयोगी भाषा जैसे मराठी हुई, आपकी हरियाणवी हुई, गुजराती हुई, उन सभी की जननी किसे कहा जाता है, आपका अपभ्रंश भाषा को। एक क्वेश्चन और बनता है कि हिंदी की
आदि जननी भाषा, तब क्या हो जाएगी आपकी संस्कृत। और अगर बाय चांस क्वेश्चन आ जाए कि हिंदी की जननी भाषा कौन सी है और वहाँ पर अपभ्रंश ना हो, तब आप संस्कृत लगा के आओगे। नेक्स्ट, अपभ्रंश शब्द का पहला प्रयोग किसने किया? तो ये आपका पतंजलि ने किया। ध्यान, किसकी बात कर रहे हैं हम? शब्द की बात कर रहे हैं, भाषा की बात नहीं। तो शब्द का प्रयोग पतंजलि ने किया महाभाष्य काव्य में। कब? 140 ईसा पूर्व। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक लाइन में 3 से 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। नेक्स्ट है, अपभ्रंश भाषा का पहला यूज किसने और कब किया? तो आचार्य दांडी जी है जिन्होंने अपभ्रंश भाषा का, यहाँ पर बात हो रही भाषा की और यहाँ पर बात हो रही शब्द की। चलिए नेक्स्ट है, जो आपका अपभ्रंश है उसके प्रथम कवि किन्हें कहे जाते हैं? तो ये आपका वाल्मीकि स्वयंभू। कौन है आपका? स्वयंभू, जिनके दो जो ग्रंथ हैं या कह सकते हैं कि दो प्रमुख रचनाएं इनकी है, पौमचीर और चरणपाद। ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है कि किस भाषा में लिखी हुई है, तो अपभ्रंश में लिखी हुई है। और किसने लिखी है? स्वयंभू। स्वयंभू जी ने की प्रथम आदि कवि कहा जाता है अपभ्रंश भाषा का। चलिए, तो आज की जो क्लास है वो हम यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं कल आपके लिए जो चैप्टर होगा हिंदी की उपभाषाएं और उपभाषाओं में कौन कौन सी बोलियां हैं, इन्हें हम कल की क्लास में आपको पढ़ाएंगे। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कंटेंट नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा कंटेंट आपको साफ़ सुथरा देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा पेज की क्वालिटी पे नहीं जाए, वीडियो में क्या कुछ आपको बताया गया है उस जो आपको डाटा दिया गया है, जिस कंटेंट आपको बताने की कोशिश की है, आप उसके संदर्भ में वीडियो को देखें। सभी के पास वीडियो को शेयर करें। और देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, मेरा तो यही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट बेहतर से बेहतर बच्चों को बताया जाए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसे किस तरीके से लेते हो, कितना पढ़ते हो। बाकी रजिस्टर लें। जो बच्चे रेगुलर पढ़ेंगे उनके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि उनके लिए जितने भी अन्य किताबें हैं उन्हें पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। केवल और केवल शुभम माइंड चेंजर पर फ्री कोर्स आप ले सकते हैं। देखिए, फ्री है, अदर के पास भी आप फ्री में देखते होंगे, लेकिन वहाँ पर चीज़ें छोड़ के पढ़ाई जाती है और यहाँ पर चीज़ों को मोड़ के सब कुछ आपको बताया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।